नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, टीडीएस से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो ऐसे में आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जब एक ट्रस्ट को एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी से। दैट मीन्स कोई ट्रस्ट जब कोई सप्लाई करेगी तो ऐसे पर उस पर जीएसटी लेवी होगा या फिर नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग हमें बताता है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रस्ट को कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं और अगर मैं उन एग्जम्पशंस की बात करूँ तो बेसिकली चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट को ये एग्जम्पशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए सीरियल नंबर 1 में बताया गया कि सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो कवर किया गया है सिर्फ सर्विसेज को कवर किया गया है। अगर कोई एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA वो कोई सर्विस देती है बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ तो ही ऐसे में वो जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेगी, उस पर जीएसटी की कोई भी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहें तो कोई भी एंटिटी है अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA तो ही एग्जम्पशंस उसे मिलेगी अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के जरिए। लेकिन अगर अदर देन 12A अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के जरिए उसको जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा, उस पर जीएसटी लेवी होगा। अब दूसरी बात आती है कि जो सर्विसेज दी जानी है वो दी जानी है बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेंगी तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले अगर कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी की जाती है किसी ऐसी एंटिटी के द्वारा, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में वो एक्टिविटी टैक्सेबल रहेगी, उस पर जीएसटी लेवी होगा। तो ध्यान रखें कि मान लीजिए अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट तो है लेकिन वो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, भले ही वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करे या फिर नॉन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करे। तो अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करता है तो भी ऐसे में वो टैक्सेबल रहेगा। और नॉन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ तो सबके केस में टैक्सेबल है, चाहे वो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA है या फिर नहीं है। तो ध्यान रखें अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 12AA में रजिस्टर्ड है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट की गई है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के जरिए। लेकिन अगर वो नॉन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है तो ऐसे में वो टैक्सेबल रहेंगी, वो एग्जम्प्ट नहीं रहेंगी। हालांकि उसके रिगार्डिंग एंट्री नंबर 13 हमें चेक करनी होगी कि क्या वो एक्टिविटी एंट्री नंबर 13 में फॉल करती है या फिर नहीं। तो चलिए उससे आगे हम डिस्कस करते हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्या है। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/17 में पैरा 2 सब पैरा आर के अंदर बताया गया चैरिटेबल एक्टिविटी मीन्स। तो यहाँ पर एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी गई है और इसमें बताया गया कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग, पब्लिक अवेयरनेस। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग है जिसमें केयर और काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है या फिर पब्लिक अवेयरनेस की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। केयर और काउंसलिंग में भी बताया गया कि जो केयर और काउंसलिंग है वो टेम्परेरी इल पर्सन्स और पर्सन्स विद सेवरल फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। तो जो भी व्यक्ति फिजिकली या मेंटली डिसेबल है उनके रिगार्डिंग उनकी केयर
या फिर उनकी काउंसलिंग, ये सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती है तो ऐसे में वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। उसके अलावा केयर और काउंसलिंग ऑफ ए पर्सन सफर्ड फ्रॉम HIV और एड्स, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है, एड्स से संक्रमित है, तो ऐसे में उसकी केयर और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो सर्विस रहेंगी, अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A के द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो वो ऐसे में एग्जम्प्ट रहेंगी। या फिर केयर और काउंसलिंग ऑफ ए पर्सन एडिक्टेड टू ए डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ड्रग एडिक्टेड है या फिर अल्कोहल एडिक्टेड है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की केयर या काउंसलिंग अगर यह सर्विस दी जाती है तो ऐसे में वो GST से एग्जम्प्ट रहेंगी। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस दी जाती है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग, और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो HIV किससे फैलता है किससे नहीं फैलता है, या फिर फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के रिगार्डिंग जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, वो आपका चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ में 2 सर्विसेज बताई गई, केयर और काउंसलिंग की और पब्लिक अवेयरनेस की। केयर और काउंसलिंग में 3 तरह के यहाँ पर पार्ट बताए गए कि सबसे पहले केयर या काउंसलिंग है उन व्यक्तियों की जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, दूसरा जो HIV पॉजिटिव है, तीसरा जो ड्रग या अल्कोहल एडिक्टेड है। और पब्लिक अवेयरनेस बताई गई अगर प्रिवेंटिव हेल्थ के रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस दी जा रही है, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस दी जा रही है, या फिर HIV इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस दी जा रही है, तो ऐसे में ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। उसके बाद चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मीन्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। तो यहाँ पर रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी एडवांसमेंट के लिए, योगा की एडवांसमेंट के लिए और स्पिरिचुअलिटी की एडवांसमेंट के लिए अगर कोई एक्टिविटी की जाती है तो ऐसे में वो चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगी। तीसरा, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू, तो कोई ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रिलेटेड है अबंडेंट, ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन, तो ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो घर से छोड़े गए हैं, अनाथ हैं, तो इन बच्चों के एडवांसमेंट के लिए इनकी कोई एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, इनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर कोई प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसे में वो क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगी। या फिर फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, तो ऐसे व्यक्ति जिनको फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया गया है, जिनका शोषण किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। प्रिजनर्स, जो जेल के जो कैदी हैं उनके लिए, पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स, तो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है, जो रूरल एरिया में रहते हैं, ऐसे में उनके लिए अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई अगर किया जाता है तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगा। तो गांव में जो आप प्रौढ़ शिक्षा सुनते हैं, जो बूढ़ों के लिए जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, ऐसा कोई प्रोग्राम अगर किया जाता है तो वो आपका चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगा। लास्ट बताएगा प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, वातावरण को साफ रखा जा सके, जिसमें आपका वाटरशेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इनके रिगार्डिंग भी जो एक्टिविटी है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में कवर होंगी। तो जो आपका ग्रीनरी के रिगार्डिंग, पौधे लगाने के लिए रिगार्डिंग, रिसाइकलिंग, जो आपका प्लास्टिक, नो प्लास्टिक के रिगार्डिंग, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में कहलाएंगी। इनके अलावा अगर और कोई एक्टिविटी की जाती है तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएंगी। तो ध्यान रखें, जब एक इंस्टीट्यूट, जब एक ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो ही उसको नोटिफिकेशन नंबर 12/17 की एग्जम्पशन मिलती है। इनके अलावा अगर और कोई एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती है तो जनरली वो टैक्सेबल रहती हैं। हालांकि यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन हमारे पास इसके रिगार्डिंग आ जाती है जो कि बात करती है एंट्री नंबर 13 में। एंट्री नंबर 13 में बताया गया कि
सर्विसेज बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। तो कोई भी व्यक्ति अगर रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है तो ऐसे में वो जो सर्विस है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। रिलीजियस सेरेमनी क्या होती है? तो रिलीजियस सेरेमनी के रिगार्डिंग बताया गया कि रिलीजियस सेरेमनी, द वर्ड रिलीजियस सेरेमनी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द जीएसटी लॉ और सर्विस टैक्स लॉ, बट इट कैन कंक्लूड स्पेशल रिलीजियस पूजा conducted by a person authorized by such religion. Occasions like birth, death and marriage ceremony involves religious ceremony. तो जो आपकी डेथ सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है, बर्थ सेरेमनी है, उनको भी रिलीजियस सेरेमनी माना गया है। और ऐसी कोई भी पूजा जो किसी धर्म के अनुसार ऑथोराइज की गई है तो वो भी रिलीजियस सेरेमनी मानी गई है। तो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक पंडित है यहाँ पर, ये पंडित अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है तो ये जो अपनी सर्विसेज दे रहा है ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। हालांकि हम बात कर रहे थे ट्रस्ट की जो सेक्शन 12AA के तहत रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो आती है सबसे पहले रेंटिंग ऑफ precincts of a religious place meant for general public owned or managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income Tax Act 1961। तो जो हमने अभी एंट्री नंबर 1 में चैरिटेबल एक्टिविटीज़ देखी, उनके अलावा अगर और कोई एक्टिविटी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो कि 12A में रजिस्टर्ड है, वो अगर कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है तो ऐसे में वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर वो सर्विस आपकी फॉल करती है एंट्री नंबर 13 में तो अगेन उसको यहाँ पर जीएसटी से एग्जम्पशन मिल जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि जो प्रिंसिप्ट्स है, जो बाउंड्री है ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, एक रिलीजियस प्लेस को अगर रेंट पर दिया जाता है जो कि जनरल पब्लिक के लिए बना है, जहां पर कोई भी आकर पूजा कर सकता है, ओन्ड और मैनेज्ड बाय एन एंटिटी, जो कि इस एंटिटी के द्वारा ओन्ड है या फिर मैनेज्ड है, जो कि 12AA के तहत रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में ये जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगी। हालांकि इसमें कहा गया कि रेंटिंग के रिगार्डिंग ये जो सर्विसेज हैं ये जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं होंगी, इन पर जीएसटी लगाया जाएगा। रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर 1000 रुपीज़ और मोर पर डे। तो मान लीजिए कि कोई रिलीजियस प्लेस है और उस रिलीजियस प्लेस के तहत जो है रूम्स भी रेंट पर दिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर रूम रेंट 1000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी 13 सीरियल नंबर के तहत। अगर जो रूम रेंट है वो 1000 रुपये से कम है तो ऐसे में यहाँ पर जीएसटी से एग्जम्पशन मिल जाएगी। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइज, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया एंड द लाइक वेयर चार्जेज आर 10,000 रुपीज़ और मोर पर डे। तो कम्युनिटी हॉल जो किराए पर दिए जाते हैं ट्रस्ट के द्वारा, कल्याण मंडपम बेसिकली जहाँ पर शादी कराई जाती है, फेरे कराए जाते हैं, वो ओपन एरिया अगर रेंट पर दिया जाता है और वो रेंट 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो भी ऐसे में जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन रेंट जो है वो 10,000 रुपये से कम है तो ऐसे में एंट्री नंबर 13 के जरिए वह एग्जम्प्ट रहेगा। उसी रिलीजियस प्लेस के तहत अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल स्पेस आता है, शॉप्स आती हैं, तो वो रेंट पर अगर दिया जाता है और उसका रेंट 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। अगर 10,000 रुपये से कम है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे में ध्यान रखें कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 12AA के तहत रजिस्टर्ड है, वो अगर किसी रिलीजियस प्लेस को रेंट पर देती है, प्रिंसिप्ट्स मीन्स बाउंड्री, जनरली यहाँ पर वर्ड precincts is not defined in GST law. However, the dictionary meaning of precincts is an area within the walls or perceived boundaries of a particular building or place. An enclosed or clearly defined area of ground around a church, temple, college, etc. तो आप जनरली देखते हैं कि जो टेम्पल है या फिर जो चर्च है उसके आसपास की जो बाउंड्रीज जो की गई हैं उसके तहत जो भी एरिया आता है इंक्लूडिंग वो जो टेम्पल है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिलीजियस पैलेस। अगर आप
इसको रेंट पर देते हैं तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर अगर कोई रूम है जो आप रेंट पर देते हैं तो उसका किराया 1,000 रुपये से कम होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी हॉल है, कल्याण मंडपम है, अगर वो आप रेंट पर देते हैं उसका रेंट 10,000 रुपये से कम होना चाहिए। अगर कोई शॉप है तो उसका भी रेंट 10,000 रुपये से कम होना चाहिए अगर आप इस एग्जम्पशंस को लेना चाहते हैं। तो बेसिकली ये वो अनदर एक्टिविटी है जो आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आती है, लेकिन एंट्री नंबर 13 के तहत एग्जम्प्ट रहती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कौन कौन सी एक्टिविटी है जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, वो अगर प्रोवाइड करती है तो जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी, और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रहेंगी। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्स।